ऐसे रूल्स जो कि गैस के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, गैस लॉज कहते हैं। जो भी रिलेटिव एटॉमिक मास होते हैं हमारे एलिमेंट्स के, वो बेसिकली होते क्या हैं, वो एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास होते हैं किसके, उनके नेचुरल आइसोटॉप्स के, जो कि नेचर में प्रेजेंट है। ग्राम्स में जब भी एक्सप्रेस करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, ग्राम एटॉमिक मास, जिसको शॉर्ट में हम GAMD बेटा जी लिखते हैं, ग्राम एटॉमिक मास भी लिखते हैं। तो हमें समझ में आ गया कि हमारा जो मोलर वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर्स के बराबर होता है, यानी कि 22,400 ml के बराबर होता है। किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो उसके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता है। हेलो हाय एवरीवन, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है भारती और आज हम करने वाले हैं हमारे इस माइंड मैप सीरीज के अंदर हमारा नया चैप्टर केमिस्ट्री का, जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री, राइट। तो भाई इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर में काफी सारे फॉर्मूलाज है जिनको हम देखने वाले हैं। सो जब भी आपको क्विकली सारे के सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज करना हो, आप अगेन इसके ऊपर आ सकते हो। इस लेक्चर को फिर से आप फटाफट से देख सकते हैं, थोड़ा सा स्पीड फास्ट करके देख सकते हैं। जब भी आपको रिवीजन करना हो तो इस लेक्चर से आपका जो रिवीजन है, ये सभी लेक्चर्स जो भी डल रहे हैं बेटा माइंड मैप के केमिस्ट्री के, इनके थ्रू आप बहुत ही जल्दी बहुत ही क्विकली रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये प्यारा सा सेशन। सो इस सेशन में क्या कुछ कवर करवाऊंगी, जैसे कि आपको पता ही है भाई, वन शॉट में होने वाला है ना, वन शॉट में होने वाला है सब कुछ, जो भी आपका पूरा सिलेबस है और जो पोर्शन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, उन सभी चीजों को हम आज के सेशन के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा शुरुआत करेंगे हम हमारे गैस लॉज के साथ। ठीक है, आप सभी को पता है स्टार्टिंग में हमें इस चैप्टर के अंदर गे-लुसाक्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ के बारे में पढ़ना होता है। गैस के कुछ लॉज होते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, गैस लॉज कहेंगे। क्या बोलते हैं बेटा, गैस लॉज कहते हैं। तो ये जो गैस लॉज होते हैं ये कुछ रूल्स होते हैं जो कि एप्लीकेबल होते हैं हमारी गैसेस के ऊपर। ठीक है, ऐसे रूल्स जो कि गैस के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, गैस लॉज कहते हैं। क्या सभी को क्लियर हुआ? ओके मैम, क्लियर हो गया। जब भी बेटा गैसेस की बात आएगी आपको कुछ 3 फैक्टर्स ध्यान रखने हैं। ठीक है, 3 फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहला फैक्टर हमारे पास होता है बेटा टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर। दूसरा है हमारे पास बेटा प्रेशर। ठीक है, एंड थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है वॉल्यूम। हम जब भी गैसियस स्टेट की बात करते हैं, जब भी हम गैस लॉज की बातें करते हैं, ठीक है, तो हमेशा इन 3 चीजों के ऊपर हमारा फोकस रहता है कि भाई टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, वॉल्यूम है, कौन सी चीज कांस्टेंट है और किसके साथ हम रिलेशन देख रहे हैं। तो ये तीनों फैक्टर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर मैं बात करती हूँ पर्टिकुलरली आपके गैसेस के बारे में। ठीक है, तो ये गैस लॉज के अंदर बेसिकली हमें 2 ही लॉज अभी देखने हैं फिलहाल। सबसे पहला लॉ जो है वो है गे-लुसाक्स लॉ। ठीक है, ये गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम बहुत ही सिंपल है बेटा। ठीक है, पहले मैं आपको समझाती हूँ इसको, उसके बाद हम इसकी स्टेटमेंट रीड करेंगे। देखिए, अगर मेरे पास इक्वेशन है जैसे हाइड्रोजन गैस अगर बेटा रिएक्ट करती है, कंबाइन करती है क्लोरीन गैस के साथ, ठीक है, तो क्या बनता है बेटा, HCl। सो हमारे पास हाइड्रोक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, गैसियस स्टेट में यहाँ पर फॉर्म होता है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर इक्वेशन को बेटा अगर मैं बैलेंस करूंगी, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 क्लोरीन है, तो आगे मैंने 2 लगा दिया। नाउ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर इस लॉ के हिसाब से जब 2 गैसेस रिएक्शन करती हैं, कंबाइन करती हैं, तो इनका जो वॉल्यूम है वो सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर आता है। ठीक है, इसके प्रोडक्ट का भी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका रेशियो देखिए 1 है, यहाँ पर भी क्या है, 2 है, तो 1:1:1:2 के अंदर यहाँ पर कॉम्बिनेशन हुआ है जो कि क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो है। ठीक है, तो अब इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगी। देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम व्हिच बियर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर to the volume of the gaseous product provided that all the volume are measured at the constant temperature and pressure। आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो हम वॉल्यूम को मेजर कर रहे हैं ये कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर अगर होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये किसको फॉलो कर रहा है, गे-लुसाक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर ना रेशियो तो सिंपलेस्ट रेशियो है, यही वाली चीज यहाँ पर लिखी हुई है। व्हेन गैसेस रिएक्ट, जब 2 गैसेस रिएक्ट करती हैं, दे डू सो इन वॉल्यूम, उनके वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा बेटा, सिंपल रेशियो होगा टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ, यानी दोनों रिएक्टेंट्स आपस में, एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसके साथ भी जो रिलेशन होगा, ठीक है, वो भी कैसा होगा, सिंपलेस्ट रेशियो ही होगा। ठीक है,
प्रोवाइडेड दैट ऑल द वॉल्यूम्स आर मेजर्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। कंडीशन ये है कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर मेजरमेंट होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है, ठीक है। अब किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन की हेल्प से, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की हेल्प से हम गेल-लुजैक्स लॉ को यूज करते हुए कुछ थोड़ा सा इंटरप्रेशन कर सकते हैं। क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं? यहां पर जितने भी कोफिशिएंट्स होंगे बेटा, वहां से हमें पता लगता है कि कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन से अगर मैं आपको इंटरप्रेट करके बताऊं, ठीक है, तो मैं कह सकती हूं कि 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस when react with किसके साथ बेटा, किसके साथ रिएक्ट करती है? 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस, एक वॉल्यूम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करती है टू फॉर्म, क्या बनाती है? टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ व्हाट? HCl गैस, ठीक है। HCl गैस का फॉर्मेशन करती है। इसका मतलब बेटा हुआ ये, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। हम यहाँ पर हेबर्स प्रोसेस की बात कर लेते हैं, अमोनिया के फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। जब भी बेटा आपकी नाइट्रोजन गैस रिएक्शन करेगी किसके साथ? हाइड्रोजन गैस के साथ, तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है? NH3, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, 2 लगा दीजिए, हाइड्रोजन कितने हो गए हैं? 6 हो गए हैं, तो यहाँ पे हम 3 लगा देंगे। ये इक्वेशन हमारी क्या बन चुकी है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन चुकी है। तो भाई एवोगैड्रोस लॉ नहीं, यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? गेल-लुजैक्स लॉ के हिसाब से हम इसका मतलब इंटरप्रेट कर सकते हैं, जिसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है? 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस when react with किसके साथ रिएक्शन कर रही है? when react with 3 वॉल्यूम, ठीक है, 3 वॉल्यूम ऑफ what? हाइड्रोजन टू फॉर्म, क्या बना रही है? टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ NH3, ठीक है। अमोनिया गैस का क्या बना रही है? हमारे पास 2 वॉल्यूम का फॉर्मेशन कर रही है। आई होप आपको क्लियर हो गया है इसका, इससे हम क्या मतलब इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जो गेल-लुजैक्स लॉ होता है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है किसके ऊपर? ओनली एंड ओनली गैसेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। इस चीज को आप नोट बना के बेटा जी लिख लेंगे कि गेल-लुजैक्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू ओनली फॉर गैसियस, ओनली फॉर गैसेस, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे गेल-लुजैक्स law is only for gases, तो अगर हमको for liquid and solid देखना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? फॉर लिक्विड एंड सॉलिड जो हम वॉल्यूम कंसिडर करते हैं वो क्या कंसिडर करते हैं बेटा? 0 कंसिडर करते हैं, यानी कि कुछ भी मानेंगे नहीं, नील कंसिडर करते हैं, 0 कंसिडर करते हैं। ये वाला नोट वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप आपको क्लियर हो गया है। इतनी सी बात थी बेटा। यहां पर भी अगर आप रेशियो निकालोगे तो 1:3:2 आएगा, 1:3:2 आएगा, जो कि क्या है? सिंपलेस्ट रेशियो है, जो कि क्या है बेटा? सिंपलेस्ट रेशियो है। आई होप आपको समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है। चलिए नाउ वी विल मूव आगे एंड नेक्स्ट हम यहाँ पर एक क्वेश्चन बेटा इसका देख लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 200 ml ऑफ एसिटाइलिन। एसिटाइलिन क्या होता है बेटा? C2H2 होता है। C2H2 को जब भी हम क्या किया, हमने बर्न करा, तो आफ्टर बर्निंग आपको पता है यहाँ पर CO2 एंड वाटर का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, ठीक है। CO2 एंड वाटर का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और ये हमारी जो इक्वेशन है ये क्या हो गई? ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई है। इस इक्वेशन को हमने बैलेंस भी कर दिया है, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये हमने क्या बना दी बेटा? इस इक्वेशन को क्या कर दिया? बैलेंस भी कर दिया है। अब हमसे पूछा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू बर्न 200 ml ऑफ एसिटाइलिन। कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का चाहिए होगा, ठीक है, कितने को बर्न करने को? 200 ml को बर्न करने को। तो सबसे पहले तो भाई इसको इंटरप्रेट हम कर लेते हैं। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, जो मोलर कोफिशिएंट्स होंगे उतना ही क्या लिखेंगे हम? वॉल्यूम लिखेंगे, यानी कि 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटाइलिन व्हेन रिएक्ट विद 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इट विल फॉर्म, क्या बनाता है ये? 4 वॉल्यूम ऑफ CO2 का फॉर्मेशन करता है। साथ में बेटा यहाँ पर वाटर जो है वो लिक्विड में होगा, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे नील, ठीक है, कुछ भी नहीं, इसको कंसिडर ही नहीं करना, इसको चाहे हटा दो।
इसको चाहे हटा दो, क्योंकि ये तो लिक्विड स्टेट में है और लिक्विड स्टेट के ऊपर बेटा आपका गे-लुसाक्स लॉ नहीं लगता है, एप्लीकेबल नहीं होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है, ठीक है। अब चलिए अब यहां पर लिखते हैं, देखिए हमें वॉल्यूम बताना है ऑक्सीजन का कितना रिक्वायर होगा, है ना, यही तो बताना है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। तो यहां पर बेटा 2 वॉल्यूम ऑफ C2H2 के लिए हमें 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो 1 वॉल्यूम ऑफ C2H2, है ना, 1 वॉल्यूम ऑफ C2H2 के लिए हमारे पास कितने की रिक्वायरमेंट होगी बेटा, 5/2 की रिक्वायरमेंट होगी। कितने की रिक्वायरमेंट होगी, 5/2 की रिक्वायरमेंट होगी। और हमको दिया गया है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 200 ml ऑफ एसिटाइलिन। तो 1 के लिए इतनी होगी, तो 200 ml ऑफ एसिटाइलिन, यानी कि C2H2 के लिए अगर हमको निकालना है तो 5/2 इंटू में क्या कर दूंगी 200। सिंपल यूनिटरी मेथड लगाया बेटा, तो ये कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे पास इसका आंसर, 500 ml ऑक्सीजन की हमको बेटा जी क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। इस तरीके से बेटा इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए आगे आइए। इसी में ही दूसरी चीज हमसे कुछ और भी पूछी गई है, देखो व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, कितना कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बेटा 2 वॉल्यूम H2O2 से मेरे पास 4 वॉल्यूम CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर बेटा लिख देंगे इसको, है ना, इसको यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि 2 वॉल्यूम एसिटाइलिन C2H2 से हमारे पास 4 वॉल्यूम ऑफ किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो 1 वॉल्यूम ऑफ C2H2 जो है 4/2 हो जाएगा। और हमसे पूछा कितने का है, 200 ml का पूछा हुआ है, 200 ml का हमसे पूछा हुआ है। तो 4/2 इंटू में 2, ये कट हो जाएगा, क्या बन गया हमारे पास 400 ml, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया है किस तरीके से इसका एप्लीकेशन होने वाला है और क्या फॉर्मूला है, क्या डेफिनेशन है, आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया। बोर्ड एग्जाम के लिए बेटा इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार इसकी स्टेटमेंट पूछी गई है। चलिए नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट लॉ, जो कि है आपका एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ इज वेरी वेरी सिंपल। ये कहता है कि अगर आपने क्या लिया है, वॉल्यूम सेम लिया है, ठीक है, फिक्स वॉल्यूम लिया है, इक्वल वॉल्यूम लिया है। मैंने यहाँ पर 3 गैसेस ले ली है, ठीक है, ए कंटेनर, बी कंटेनर और सी कंटेनर। इन तीनों कंटेनर के अंदर बेटा जी, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये तीनों कंटेनर बेटा सेम वॉल्यूम के हैं, ठीक है, पहली कंडीशन तो यही है। मान लेते हैं 50 ml के मैंने ये तीनों कंटेनर लिए हैं, ठीक है, और यहां पर वॉल्यूम को मैंने फिक्स कर दिया है, इक्वल वॉल्यूम मैंने क्या ले ली है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3 गैसेस at same condition, मैंने क्या ले लिया, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3 गैसेस, ठीक है, एट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर की मैंने कंडीशन क्या ले ली है, सिमिलर ले ली। और तीनों के तीनों कंटेनर कितने ml के हैं बेटा, 50 ml के हैं, 50 ml के हैं, 50 ml के मेरे पास क्या है बेटा, तीनों कंटेनर है A B C। चाहे आप इसमें कोई भी गैस ले लो, लेट्स से इसमें मैंने ऑक्सीजन गैस ले ली, इसमें मैंने बेटा जी नाइट्रोजन गैस ले ली, ठीक है, और इसके अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस ले ली। तो तीनों गैसेस अगर हमने इक्वल वॉल्यूम की ली हैं, सेम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पे ली हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस जो होंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया। देखो यही वाली बात यहाँ पर बता रखी है, एवोगैड्रोस लॉ स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इतनी सी ही बात है और कुछ भी नहीं, आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 8 हमने क्या लिया, पार्टिकल्स लिए हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी क्या है, 8 है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा किसके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाऊंगी तो V1 अपॉन में N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन में N2 इज इक्वल टू में K विच इज कांस्टेंट। इसके बराबर मैं इसको लिख सकती हूँ, ठीक है, इसके बराबर मैं इसको लिख सकती हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है। येस और नो, येस और नो, क्लियर हो गया सभी को, बताइए जरा जल्दी से, है ना। कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। चलिए अब इसी के
साथ हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि हमें क्लैरिटी हो, थोड़ा एप्लीकेशन समझ में आई। देखिए, अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, आपने सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर ले रखा है, यू कलेक्ट 2 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हमारे पास CO2 गैस है कितना बेटा, 2 लीटर, ठीक है, ओके मैम। 3 लीटर्स ऑफ क्लोरीन गैस, हमारे पास क्लोरीन गैस है कितना बेटा, 3 लीटर्स हमारे पास क्लोरीन गैस है। लिखते जाएंगे यहाँ पर जो भी चीजें आपको दे रखी हो ना क्वेश्चन के अंदर, उस गिवन को आप साथ साथ लिखते जाएंगे। 3 लीटर्स ऑफ क्लोरीन, 5 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन, आपके पास बेटा हाइड्रोजन गैस है कितना, 5 लीटर आपके पास हाइड्रोजन गैस है, एंड 4 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन गैस है आपके पास बेटा जी 4 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन, एंड 1 लीटर ऑफ SO2। सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी है कितना, 1 लीटर ओनली, ओके। इन विच गैस सैंपल विल देयर बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पर कितने, कौन से के अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्या होंगे हमारे पास मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं, किसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। आपको पता है डिपेंड क्या करता है बेटा, डिपेंड करता है हमारे पास क्या चीज, वॉल्यूम जो होता है वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ गैस के ऊपर, है ना। अमाउंट आप लिख लीजिए, अमाउंट ऑफ गैस लिख लीजिए, या फिर आप कह सकते हो कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स, ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे ज्यादा जहां पर वॉल्यूम होगा उसी का क्या हो जाएगा हमारे पास, वहीं पर सबसे ज्यादा क्या होंगे हमारे पास पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, हाइड्रोजन गैस। इसका राइट आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर देखिए द लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, किस में सबसे कम यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, मॉलिक्यूल जिसका वॉल्यूम सबसे कम है। तो 1 लीटर सबसे कम होगा यहाँ पर, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी CO2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया है। इस तरीके से एवोगैड्रोस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगला टॉपिक बेटा जी हमारे पास है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी हमें बताता है टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम प्रेजेंट है वही उसकी क्या होती है, एटॉमिसिटी होती है। अब ये बहुत तरीके की होती है, हमारे पास मोनो एटॉमिक होता है, डाई एटॉमिक होता है, ट्राई एटॉमिक होता है, टेट्रा एटॉमिक होता है, ऑक्टा एटॉमिक होता है, पॉली एटॉमिक भी कह सकते हैं, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एटम्स इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे बात करते हैं हाइड्रोजन की, क्लोरीन की, ठीक है, ब्रोमीन की, या फिर आप इन सभी की बात कर लेते हैं। तो इन सभी में आपको 2-2 एटम्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये सभी के सभी क्या है बेटा, डाई एटॉमिक है। क्या है, डाई एटॉमिक है। अगर मैं ओजोन O3 की बात करती हूँ तो इसकी जो एटॉमिसिटी होगी, इसकी जो बेटा जी एटॉमिसिटी होगी, ठीक है, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है बेटा, 3 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, ट्राई एटॉमिक है। क्या है, ट्राई एटॉमिक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। उसी के साथ P4 की अगर मैं बात करती हूँ तो ये क्या है बेटा, टेट्रा एटॉमिक है। 4 यहाँ पर एटम्स प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा एटॉमिक का ये क्या हो गया है, एग्जाम्पल हो गया है, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। ये होती है हमारी एटॉमिसिटी, ठीक है। चलिए अब हम आगे मूव करेंगे और नेक्स्ट जो टॉपिक हमें कवर करना है वो है बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास हम बेटा निकालते हैं इन रिलेशन टू द अदर, यानी कि हम जो एटॉमिक वेट पढ़ते हैं वो एक्चुअली में किसी रेफरेंस के साथ कंपेयर करके हम मास को निकालते हैं। उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं, यानी कि इन रिलेशन टू द अदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि लेट्स से तुम्हारे जो मार्क्स हैं, ठीक है, तुम्हारे जो मार्क्स है वो 92% आए हैं। अब 92% अच्छे नंबर हैं कि अच्छे नंबर नहीं है, ठीक है। तुम्हारे पापा कैसे डिसाइड करते हैं, तुम्हारे पापा बेटा लेट्स से केस नंबर 1 के अंदर गुप्ता जी के बेटे के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। गुप्ता जी के बेटे के साथ कंपेयर करते हैं। उसके नंबर आए बेटा 97%, ठीक है। कितने आए हैं, 97% आए हैं। फिर अगर तुम्हारे पापा अपने दूसरे दोस्त मेहता जी से, है ना, मेहता जी से अगर कंपेयर करें, मेहता जी के बेटे से अगर तुम्हारे नंबर कंपेयर करें जिसके बेटा 87% नंबर आए हैं, ठीक है। तो अब अगर वो अपने सबसे पहले वो मेहता जी के बेटे से मिलते हैं, ठीक है, और बताते हैं तुम्हारे नंबर, तो कहेंगे कि भाई मेरा बेटा, मन में सोचेंगे, बोलेंगे तो नहीं, बोलते हुए तो अच्छा नहीं लगता, मन में सोचेंगे कि मेरा बेटा तो बड़ा इंटेलिजेंट है ना, मेरी बेटी तो बहुत बहुत इंटेलिजेंट है, अच्छे नंबर आए हैं। और वहीं पे अगर गलती से बाई चांस बेटा गुप्ता जी मिल जाते
है ना, गुप्ता जी मिल जाते तो तुम्हारी फिर खैर नहीं थी, क्योंकि फिर कंपैरिजन होता है बेटा किससे, 97% से, क्योंकि उसके बेटे के तो कितने आए हैं, गुप्ता जी के बेटे के तो कितने हैं, 97% आए हैं, और तुम्हारे हैं 92%, फंस गए। ठीक है, तो बेटा बात सारी होती है कि ये जो नंबर है ना, ये अच्छे हैं कि बुरे हैं, बस नजरिए की है बात, बोलते हैं ना तारक मेहता के उल्टे चश्मे में। ठीक है, ये क्या है, नजरिए की बात है कि आप किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो वही वाली बात है कि हमें एक रेफरेंस चाहिए होगा। अगर गुप्ता जी के बेटे को रेफरेंस बनाते हैं तो तुम्हारे नंबर कम है, मेहता जी के बेटे को रेफरेंस बनाते हैं तो तुम्हारे नंबर बढ़िया है, बढ़िया है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो उसी तरीके से बेटा एटम्स आपको पता है कितने ज्यादा छोटे छोटे होते हैं, इतने ज्यादा स्मॉल एटम्स हैं, ठीक है, कि नेकेड आई से हमें विजिबल नहीं है। तो एक एटम को निकाल कर, ठीक है, आइसोलेट करके उसको वे कर सकते हैं क्या, ग्राम में, किलोग्राम में, पॉसिबल ही नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या करें फिर, तो क्या करें, इसी वजह से हमने एक रेफरेंस माना, हमने एक रेफरेंस को चूज करा। ठीक है, आपने ये सारी चीजें 9th में पढ़ी हुई, मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी, है ना, आपको पता है हमने एक चूज करा बेटा रेफरेंस एलिमेंट हमने चूज करा। ठीक है, जिसके मास के कंपैरिजन में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हमारे दूसरे एटम्स के मास को कैलकुलेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल तुम क्या लेने जाते हो, तुम कहते हो भैया को कि भैया 1 किलो एप्पल तोल दो। ठीक है, जब वो वे करते हैं 1 kg एप्पल, तो उन्हें क्या पता यार कि 1 किलो में कितने एप्पल चढ़ेंगे। ठीक है, अगर थोड़े से आपके जो एप्पल्स है वो बड़े हुए तो कम चढ़ेंगे, छोटे छोटे एप्पल्स तुम लेने गए, है ना, तो क्या हुआ भाई, छोटे छोटे एप्पल ज्यादा आ जाएंगे 1 kg के अंदर, 1 किलो के अंदर। तो कैसे कैसे पता चल रहा है हमें, ये कैसे पता चल रहा है, हम एक रेफरेंस के लिए एक लोहे का बाट रखते हैं कि नहीं, है ना, जो स्केल होता है उसका, ठीक है, वो जो बैलेंस होता है उसका, उसके ऊपर 1 किलो का बाट रखते हैं, फिर एप्पल डालता जाता है, जब वो इक्वल हो जाता है तो कहते हैं कि हाँ जी 1 किलो हो गए, ले जाओ, है ना। तो किसी के कंपैरिजन में बातें हो रही है। तो ऐसे ही जब हमको बेटा मास निकालना था किसी भी एक एलिमेंट का, ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई ऐसे अलग से वे तो नहीं किया जा सकता, क्या करें, हम किसी एलिमेंट को रेफरेंस मान लेते हैं और उसके कंपैरिजन में क्या निकालेंगे, फिर वेट हम यहाँ पे हमारे एटम्स का एटॉमिक वेट चेक करने वाले हैं, एटॉमिक मास चेक करने वाले हैं। तो यहां पर हमारे पास रेफरेंस एलिमेंट सबसे पहले बेटा हमने हाइड्रोजन को माना था, हाइड्रोजन के बाद बेटा हमने माना ऑक्सीजन को, है ना, ऑक्सीजन को माना, है ना, इन दोनों को ही रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इनको यूज करने से हमारी कैलकुलेशन सही नहीं आ रही थी, कुछ गड़बड़ाई आ रही थी। ठीक है, फिर आज के टाइम पे जो हम रेफरेंस जिसको मानते हैं बेटा वो है आपका C12 एटम, कार्बन 12 एटम। ठीक है, कार्बन 12 आइसोटोप है, आपको पता है कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कार्बन 12 को हम क्या मानते हैं, ठीक है, कार्बन 12 आइसोटोप को, 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप को हम क्या मानते हैं, हमारा रेफरेंस एलिमेंट मानते हैं। और इसी के कंपैरिजन में हम बातें करते हैं कि हमारा किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का मास कितना है, ठीक है, कितना हेवियर है, किससे, हमारे 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम से। तो इस तरीके से हम यहां पर निकालते हैं। ठीक है, क्या सभी को क्लियर हो रहा है। तो C12 एटम को हमने क्या माना हुआ है, रेफरेंस माना हुआ है। मैम C12 को क्यों माना हुआ है, C13 C14 को क्यों नहीं माना हुआ, अरे भाई नेचुरल अबंडेंस की भी बातें होती है। अगर मैं कहूं आपका 99% मेजॉरिटी केसेस में, ठीक है, आपका 99% जो है नेचुरल अबंडेंस किसकी होती है, C12 की होती है, बचा हुआ जो 1% है वो बाकी आइसोटॉप्स होते हैं। तो हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट किसकी है, मैक्सिमम नेचुरल अबंडेंस कार्बन 12 आइसोटॉप की है, इसी वजह से इसको क्या माना है हमने, रेफरेंस माना है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ये थोड़ा सा इनका आपको आइडिया भी होगा, क्लास 9th का मैं आपको रिवाइज करा रही थी। ठीक है, चलिए, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है कि हमने C12 को माना हुआ है, अब रिलेटिव एटॉमिक मास से पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगी भाई एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। तुमने सुना होगा 1 AMU 1 AMU 1 AMU, है ना, पर समझ नहीं आ रहा कि 1 AMU है क्या। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो बेटा हम एटम के मास को, हम जो हमारा एटॉमिक मास होता है उसको क्या मैं केजी में नाप लूं, क्या मैं उसको ग्राम में नाप लूं, दोनों में ही नापना हमारे लिए फिजिबल नहीं था। ठीक है, बहुत ज्यादा स्मॉल होता है क्योंकि एटम्स क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी स्मॉल होते हैं। तो इसीलिए हमने हमारे एटम्स के मास को मेजर करने के लिए एक यूनिट हमने बनाई जिसको हम क्या बोलते हैं, AMU कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट, जिसकी क्या है बेटा, एटॉमिक मास यूनिट, जिसकी क्या है हमारे पास फुल फॉर्म है। ठीक है, अभी एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है और हम इसको किस तरीके से रट्टा मारते हैं वो समझ लेते हैं। हमने बेटा अज्यूम कर लिया, हमने स्टार्टिंग में अज्यूम करा, हमने लेट कर लिया कि मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम,
जो है वो किसके बराबर है, वो 12 AMU के बराबर है, 12 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है। ठीक है, तो अगर ये इसके बराबर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि जो हमारा 12 AMU है वो किसके बराबर है, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, ओके मैम। तो अगर मेरे को 1 AMU निकालना है बेटा कि 1 AMU किसके बराबर है ना, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 12 में इतना तो 1 में कितना, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम अपॉन में 12, यानी कि मैं इसको ये लिख सकती हूँ 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, लिख सकती हूँ कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, है ना। तो इस तरीके से हम 1 AMU की वैल्यू याद भी करते हैं कि 1 AMU इज 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। इस तरीके से ये आया है। ठीक है, इस तरीके से आया है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आज के टाइम पे बेटा IUPAC ने बोला है कि IUPAC ने कहा है, क्या कहा है कि आपका जो AMU है उसको आप U से रिप्लेस कर दीजिए। U क्या है, यूनिफाइड मास। ठीक है, तो आज के टाइम पर हम AMU की जगह पे क्या यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू IUPAC हम यूनिफाइड मास यूज करते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर रिलेटिव एटॉमिक मास के ऊपर आते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया क्या होता है, इन कंपैरिजन टू, हम किसी के साथ कंपेयर करके निकाल रहे हैं कि कितना मास होगा। तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज रेशियो ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का मास अपॉन में 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, हमने ये देखा कि ये जो पर्टिकुलर एटम है ये कितना ज्यादा हेवियर है हमारे इन कंपैरिजन टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो हमने इसका रेशियो जो निकाला, ये क्या है आपका रिलेटिव एटॉमिक मास बताता है। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो जो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मासेस होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं बेटा, आपको वो डेसिमल पॉइंट के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। यानी कि जैसे अगर मैं बात करती हूँ, अगर मैं बात करूँ बेटा क्लोरीन की, अगर मैं किसकी बात करूँ बेटा, क्लोरीन की। ठीक है, जो क्लोरीन का हम एटॉमिक वेट, रिलेटिव एटॉमिक वेट यहाँ पर देखते हैं वो कितना होता है, 35.5 होता है। तो ये इसका क्या है, ये इसका एवरेज है, एवरेज एटॉमिक मास है। ठीक है, एवरेज कैसे आया, क्योंकि आपको पता है जो क्लोरीन है बेटा उसके 2 आइसोटॉप्स होते हैं। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं हमारे पास, एक तो होता है क्लोरीन 35 और एक होता है हमारे पास क्लोरीन 37। तो इन दोनों का एवरेज जब हमने निकाला, ठीक है, जब इन दोनों का एवरेज हमने निकाला तब हमारे पास जो इसका मास आता है वो कितना आता है, 35.5 आता है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया इतना पॉइंट। तो बेटा इसके बाद हम आगे चलने वाले हैं एंड यहाँ पर देखेंगे, हम बहुत बार नोट करते हैं जैसे क्लोरीन का अगर हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो कितना होता है, 35.5 होता है ना, होता है कि नहीं होता। तो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास की जो होता है वो कई बार हम देखते हैं कि कैसा आ रहा है, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी किसका, क्लोरीन का। ठीक है, क्लोरीन का एग्जाम्पल हम आपको देंगे, कितना होता है बेटा, 35.5 होता है। ये डेसिमल में आ रहा है, ये फ्रैक्शन में आ रहा है। फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है, ठीक है, ये हमें समझना है। तो जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का अगर हम क्या निकाल रहे हैं, हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, तो वो क्या होता है, एवरेज होता है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ देयर नेचुरल आइसोटॉप्स। अब आपको पता है क्लोरीन के भी आइसोटॉप तो प्रेजेंट होते हैं ना नेचर में, है ना, क्लोरीन के आइसोटॉप्स प्रेजेंट होते हैं, आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट होते हैं बेटा। कौन कौन से होते हैं, क्लोरीन 35 होता है और क्या होता है, क्लोरीन 37 होता है। इन दोनों का जो रेशियो होता है वो कितना होता है बेटा, 3:1 के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं नेचर के अंदर। ठीक है, तो अब इनका नेचुरल अबंडेंस आपको दे रखा है, ठीक है, रेशियो दे रखा है इन 3:1। ठीक है, इस रेशियो के अंदर हमारे नेचर के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। तो इसके यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, इनके आइसोटॉप्स का क्या लेने वाले हैं हम, यहाँ पर एवरेज लेने वाले हैं। इसी वजह से यहाँ पर लिखा गया है कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट इज एवरेज रिलेटिव, यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये एवरेज रिलेटिव मास ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नेचुरल आइसोटॉप्स। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए 35 इंटू 3, इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। प्लस में हमारे पास कितना हो जाएगा, 37 इंटू में इसका रेशियो नेचुरल अबंडेंस आपको दे रखा है 1 अपॉन में जो भी रेशियो होती है उसको हम ऐड कर देते हैं एंड ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। एंड आफ्टर सॉल्विंग हमारे पास आंसर आएगा 35.5।
ठीक है, 35.5 AMU। इसी वजह से हमारे पास बहुत सारे हम ऐसे एलिमेंट देखते हैं जिनका जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो कैसा होता है बेटा, डेसिमल में होता है, फ्रैक्शनल होता है। क्यों फ्रैक्शनल होता है? क्योंकि जो भी रिलेटिव एटॉमिक मासेस होते हैं एलिमेंट्स के, जो भी रिलेटिव एटॉमिक मास होते हैं हमारे एलिमेंट्स के, वो बेसिकली होते क्या हैं, वो एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास होते हैं किसके, किसके, उनके नेचुरल आइसोटॉप्स के, जो कि नेचर में प्रेजेंट है। उनके आइसोटॉप्स का रिलेटिव एटॉमिक मास का हम क्या करेंगे बेटा, एवरेज निकालेंगे एंड उसके बाद हम जो हमारे पास आएगा उसको हम यूज करेंगे एज आवर रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि आइसोटॉप्स भी तो जरूरी है ना, आइसोटॉप्स भी तो जरूरी है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया कि ये फ्रैक्शनल क्यों होता है। चलिए अब इसके बाद हमें मूव करना है हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, जिसको हम RMM भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, RMM, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी लिखते हैं। क्या करेंगे हम, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए वी जस्ट ऐड रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। हमें डायरेक्टली सीधा सीधा एटॉमिक मास को ऐड करते चला जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको वाटर का क्या कैलकुलेट करना है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। मैं इसको डायरेक्टली मॉलिक्यूलर मास भी बोलूंगी, तो आपको बस ऐड करते चले जाना है रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, इनटू में आपको हाइड्रोजन 2 दे रखे हैं, प्लस में 16 ऑक्सीजन का होता है, तो 18 AMU या फिर 18U हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये किसका, हमने RMM रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया बेटा, वाटर का निकाल दिया है। इसी तरीके से बेटा जी आप CO2 का भी कैलकुलेट कर सकते हो। CO2 का अगर आप निकालेंगे तो कार्बन का आपके पास कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर निकालेंगे एंड हमारे पास जो आंसर आएगा वो 44 AMU आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करा, कुछ भी नहीं करा, हमने जस्ट एटम्स को ऐड करते चले गए और हमारे पास आंसर आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल आपको H2SO4 का कैलकुलेट करना है, तो हाइड्रोजन बेटा इस केस में 2 हैं, तो 2 इंटू में 1, मास कितना होता है हाइड्रोजन का, 1 होता है। एटॉमिक मास की बात करूं तो 1 होता है, प्लस में यहाँ पर सल्फर एक ही है, कितना होता है, 32 होता है, प्लस में ऑक्सीजन 4 है बेटा, और एक ऑक्सीजन का आपको पता है कितना होता है, 16 होता है। मेरे पास यहाँ पर आंसर 98 AMU आ जाएगा। क्या सभी को क्लियर हो गया है, क्या सभी को समझ में आया? इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, हमारा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास RMM कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है। जल्दी से इसको एक बार देखेंगे, उसके बाद हमें मूव करना है हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसके अंदर हमने पढ़ना है 2 चीजें। एक तो हमारे पास पहली चीज है ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, दूसरा है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, जब हम क्या करते हैं बेटा, एटॉमिक मास ऑफ एटम को ग्राम के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। अभी तक हम AMU में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, जब भी हम ग्राम्स में लिखेंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे, ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे। एटॉमिक मास ऑफ द एटम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, ग्राम्स में जब भी एक्सप्रेस करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, ग्राम एटॉमिक मास, जिसको शॉर्ट में हम GAM भी बेटा जी लिखते हैं, ग्राम एटॉमिक मास भी लिखते हैं। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, जब भी किसी मॉलिक्यूल के मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे होंगे तो उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, यानी कि GAM बोलेंगे, ग्राम GMM बोलेंगे, GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या सभी को क्लियर हो गया है? एटॉमिक मास ऑफ एटम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास GAM एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास GMM। क्या सभी को क्लियर हो गया? तो यहां पर अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, ये ध्यान रखना है, 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम अगर कहीं पर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम का मतलब है उसी का क्या लेने वाले हैं हम, यहाँ पर मास लेने वाले हैं, वो भी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, यानी कि 23 ग्राम। आपको पता है सोडियम का एटॉमिक मास 23 AMU होता है। ये आपका क्या हो गया, रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया, किसका, सोडियम का। पर अगर मैं यहाँ पर ग्राम्स में बातें करती हूँ तो उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, 1 ग्राम एटम बोल देंगे, 1 ग्राम एटम बोल देंगे, यानी कि ग्राम एटॉमिक मास उसको कह दिया जाएगा। बस यहां पर आपका जो न्यूमेरिक जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, चेंज क्या होगा, हमने AMU को चेंज करके ग्राम लगाना है और कुछ भी नहीं है। तो 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम का मतलब क्या हुआ, 23 ग्राम्स, ठीक है, ऑफ सोडियम, एंड 1 ग्राम एटम ऑफ हीलियम का मतलब क्या हुआ, 4 ग्राम यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास की अगर मैं बात करती हूँ, किसकी बात करती हूँ, मॉलिक्यूलर मास की, जैसे यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर के मॉलिक्यूलर मास की बात करूं तो 18 AMU मैंने अभी निकाला। पर अगर मैं बेटा जी ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करती हूं, क्या चीज, ग्राम
ग्राम मोलिक्यूलर मास ऑफ वाटर की अगर मैं बात करूं, कुछ नहीं करना, 18 की जगह पे 18 लिखना है, एएमयू को चेंज करके ग्राम लगाना है बस, और कुछ भी नहीं है। ग्राम आगे लग गया, यानी कि मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, तो 18 ग्राम्स आ गया। यहां पर ये क्या होता है बेटा, ग्राम एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। तो यहां पर वैसे तो 23 होता है, ठीक है, एटॉमिक मास, पर यहां पर क्योंकि हम ग्राम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं तो 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम जो है 23 ग्राम्स के बराबर हो जाएंगे। इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। ये सारी चीजें जो भी मेंशन करी गई हैं, लिखी गई हैं, ये आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करने वाली है। चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है बेटा मोल कॉन्सेप्ट। मोल क्या होता है, मोल इज जस्ट अ नंबर। जैसे एक दर्जन में, जैसे 1 डजन के अंदर बेटा 12 क्वांटिटी होती है, कुछ भी हो सकता है, चाहे आप एक दर्जन चेयर लेकर आओ, चाहे आप एक दर्जन बैंगल्स लेकर आओ, चाहे आप एक दर्जन चेयर लेकर आओ, उसके अंदर 12 क्वांटिटी आएंगी, ये बात आपको पता है ना। चलिए, सो यहां पर जिस तरीके से 1 डजन इज फिक्स्ड, ये क्या है बेटा, फिक्स्ड क्वांटिटी है, ये क्या है, फिक्स्ड नंबर है। उसी तरीके से हमारे पास 1 पेयर की अगर हम बात करते हैं तो एक पेयर में बेटा 2 क्वांटिटी आती है। जैसे एक पेयर शूज में 2 शूज आते हैं, सेम जस्ट लाइक दिस हमारे पास जो मोल है उसमें भी मोल का क्या मतलब होता है, 1 मोल का क्या मतलब होता है, 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 क्वांटिटी, ठीक है। ये क्वांटिटी नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे 1 मोल के अंदर। ये इतना बड़ा नंबर क्यों लिया, क्योंकि एटम्स तो भाई मिलियंस और ट्रिलियंस होते हैं, बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं। एक थिन शीट ऑफ पेपर में कितने ज्यादा हमारे पास एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो भाई दर्जन से या पेयर से तो काम चलना नहीं था, तो हमें एक बड़ा नंबर लेना था। इसी को क्या बोलते हैं, हम एवोगैड्रोस नंबर भी कहते हैं। 1 मोल जो है 6.022 इंटू 10⁻23 क्वांटिटी के बराबर होता है, ठीक है। जैसे 1 मोल अगर मैं यहां पर लिखती हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1 मोल ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑक्सीजन एटम के अंदर बेटा जी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है सभी को। उसी तरीके से अगर मैं लिखूं 1 मोल H2O, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स के, ये क्या है, वाटर तो मॉलिक्यूल है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर 1 मोल H2O के अंदर प्रेजेंट होंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया। उसी तरीके से अगर मैं लिखूं 1 मोल नाइट्रोजन गैस, तो इसका मतलब क्या हुआ, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन यहां पर प्रेजेंट है। आई होप आपको क्लियर हो गया, ठीक है। ये इंटरप्रेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है, किस तरीके से हमने इंटरप्रेट किया है 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स को, ठीक है। ये इसके इतने के ये बराबर होती है। इतनी बात अगर सभी को क्लियर हो गई है तो अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। नंबर ऑफ मोल्स को निकालते कैसे हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, एन जो होता है नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ मोल्स को बेटा एन से रिप्रेजेंट करेंगे, एम को बेटा जी हम गिवन मास से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और जो m होगा वो आपका मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर आपको बेटा जी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का पहला फॉर्मूला n इज इक्वल टू में गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। इसको मैं पूरा लिख दूंगी। जो n है जो हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बता रहा है, किसके बराबर है, गिवन मास अपॉन में क्या लिखेंगे बेटा, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और अगर एटम दे रखा होगा तो एटॉमिक मास लिखेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। पहला फॉर्मूला तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल निकालने का ये हो गया है। सेकेंड फॉर्मूला अगर मेरे को क्या निकालने बेटा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो वॉल्यूम के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर्स। ये आपको पता है ये क्या होता है, मोलर वॉल्यूम होता है हमारे पास, क्या होता है, मोलर वॉल्यूम इसको कहते हैं, ठीक है। तो 22.4 लीटर से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। उसी तरीके से अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो हम क्या लिखेंगे, गिवन पार्टिकल्स, ये एटम भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं,
मोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। इसको हम डिवाइड कर देंगे बेटा किससे, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये 3 फॉर्मूला हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये 3 फॉर्मूलाज हैं जो आपको ध्यान रखना है। पहला ये वाला है, ठीक है, दूसरा ये वाला है, क्लियर है, और तीसरा ये वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूलाज आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद बेटा जी बारी आती है, चलिए अब इसके बाद ना हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, पर उससे पहले मोलर वॉल्यूम को देख लेंगे। मोलर वॉल्यूम क्या बताता है, सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। देखिए मोलर वॉल्यूम बताता है 1 मोल ऑफ एनी गैसेस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई, 1 मोल जब हम लेंगे तो वो किसके बराबर होता है, 22.4 लीटर्स के बराबर होता है एट एसटीपी, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मोलर वॉल्यूम क्या होता है, 1 मोल ऑफ एनी गैसेस मॉलिक्यूल, ठीक है। 1 मोल गैस के अंदर कितना वो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर्स को वो ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जो मोलर वॉल्यूम हमारे पास होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर्स कह लीजिए, या फिर 22,400 ml कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, एक ही के बराबर, ये सेम होता है, ठीक है। एंड हम लीटर्स की जगह पे डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं 22.4 लीटर की जगह पे क्या लिख दूंगी, डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकती हूं। आई होप आपको क्लियर हो गया है। इसी वजह से मैंने यहां पर लिखा है जो डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है, वो लीटर के बराबर है, सेंटीमीटर क्यूब ml के बराबर होता है। ये मैथ्स में तुमने पढ़ा होगा, बिल्कुल सिंपल सी बातें, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, पर कई बार कंफ्यूज करने के लिए लीटर की जगह पे डेसीमीटर क्यूब लिख देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, और ml की जगह पे सेंटीमीटर क्यूब लिख देते हैं, तो भी आपको ध्यान रखना है। तो हमें समझ में आ गया कि हमारा जो मोलर वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर्स के बराबर होता है, यानी कि 22,400 ml के बराबर होता है, ठीक है। समझ में आ गया सभी को, मोलर वॉल्यूम क्लियर हो गया है। चलिए अगर मोलर वॉल्यूम आपको समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है, तो अब हम एक क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए यहाँ पर, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन 160 ग्राम्स ऑफ इट। आपको निकालना है कि NaOH के अंदर कितने, यहाँ पर हाउ मेनी मोल्स, आपको N की वैल्यू निकालनी है ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 160 ग्राम्स। 160 ग्राम आपको गिवन मास दे रखा है, आपको बेटा जी गिवन मास दे रखा है कितना, 160 ग्राम्स। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है बेटा जी मोलिक्यूलर, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, मॉलिक्यूलर मास पहले निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना पड़ेगा। तो भाई एक काम करो, जल्दी से लेक्चर को सभी बच्चे पॉज करेंगे, एंड पॉज करने के बाद सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे कि कितना आंसर आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो आपको पता है, मैंने अभी भी बताया कि हम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने का फॉर्मूला जो है बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आपको एटॉमिक मास को ऐड करते चले जाना है। सबसे पहले हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालेंगे। यहाँ पर सोडियम की अगर मैं बात करती हूँ तो 23 होता है, ठीक है, एक सोडियम एटम का। ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का कितना है बेटा, 1 है, और एक ही है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो गया बेटा, 40 के बराबर होता है। 14 यहाँ पर क्या लेंगे हम, 14 AMU के बराबर हो गया है। अगर मैं बात करती हूँ आपके रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की, सिंपली आप इसको बहुत बार मॉलिक्यूलर मास सीधा सीधा बोलेंगे, ठीक है। तो हमें गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला पुट करना है ना। फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूल का मास, ठीक है। अच्छा, गिवन मास क्या है हमारे पास, 160 है, मॉलिक्यूलर मास हमारे पास 40 है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है 4 मोल्स के बराबर आ गया है। कितने मोल्स के बराबर आ गया बेटा, 4 मोल, ठीक है, 4 मोल के बराबर आ गया है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है बेटा ये। आई होप सभी को समझ में आ गया है और सबने सही भी सॉल्व किया होगा। चलिए इसी के साथ हम आगे मूव करेंगे, और नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो है आपका वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी किसके बराबर होता है, देखिए रिलेटिव वेपर डेंसिटी जो होता है वो किसके बराबर होता है, मास ऑफ वॉल्यूम V ऑफ द गैस अंडर सिमिलर कंडीशन। दोनों गैसेस को आपको पहले हाइड्रोजन गैस अपॉन में क्या लेना है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, दिस इज रेफरेंस, ये फिक्स है, ठीक है। और ऊपर गैस जो होगी, जिस पर्टिकुलर गैस का यहाँ पर हम बातें कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी गैस हो सकती है, तो मास ऑफ वॉल्यूम V ऑफ द गैस अंडर सिमिलर कंडीशन। बात यह है कि दोनों को ही आपको किस पे लेना है बेटा, सिमिलर कंडीशन के ऊपर लेना है, दोनों गैसेस को सिमिलर कंडीशन पर लेना है, अंडर सिमिलर कंडीशन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऊपर हमने क्या लिया, मास ऑफ वॉल्यूम V ऑफ द गैस अपॉन में मास ऑफ वॉल्यूम V ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, मास ऑफ वॉल्यूम V ऑफ द गैस
एंड मास ऑफ वॉल्यूम V ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इन दोनों का क्या होता है, रेशियो। ये क्या होगा, रिलेटिव वेपर डेंसिटी होती है। क्या होती है, रिलेटिव वेपर डेंसिटी होती है। अब आपको पता है, जो वॉल्यूम होता है वो अमाउंट ऑफ गैस से रिलेटेड होता है, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के से क्या होता है, रिलेटेड होता है। ठीक है, अभी अभी हमने लॉ पढ़ा है, एवोगैड्रो का लॉ, जिसके हिसाब से मैं लिख सकती हूँ कि जो हमारा रिलेटिव वेपर डेंसिटी है, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगी, मास ऑफ वॉल्यूम V की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ठीक है, एट अंडर सिमिलर कंडीशन, मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगी। ठीक है, अपॉन में हमने क्या ले लिया बेटा जी, अपॉन में हमने क्या ले लिया, मास ऑफ टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। यू नो वेरी वेल, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करती हूं तो हाइड्रोजन गैस के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 एटम प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए हमने यहां पे क्या लिखा है, मास ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब क्या करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए हम बोथ साइड पर क्या कर देंगे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या निकाल देंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी और इधर भी, यहां से 2 और 2 आपस में क्या हो जाएगा बेटा, कट हो जाएगा। ठीक है, यहां से भी 2 और यहां से भी 2 हमारे पास कट हो जाएगा। तो मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा किस चीज का बेटा, रिलेटिव वेपर डेंसिटी का। ठीक है, 2 इंटू में रिलेटिव वेपर डेंसिटी जो है किसके बराबर हो जाएगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर बेटा जी इसको मेंशन कर लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमने दोनों साइड पर क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से। तो मेरे पास जो फॉर्मूला बना वो 2 इंटू में रिलेटिव वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने क्या लिया है, देखिए, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, यहाँ पर लिखो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ठीक है, अपॉन में क्या है, अपॉन में क्या है, मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया, 2 इंटू में वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। यही वाला फॉर्मूला बेटा जी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि 2 इंटू में वेपर डेंसिटी जो होता है वो किसके बराबर है, वो बराबर है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस के। ठीक है, तो 2 इंटू में वेपर डेंसिटी, ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है सभी को। चलिए अब हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट हमारे पास है बेटा परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना उतना ही आसान है जितना आप खुद अपने नंबर की परसेंटेज निकालते हैं। जब भी तुम्हारे स्कूल में एग्जाम्स होते हैं, है ना, चुटकियों में पूरी क्लास की परसेंटेज तुम निकाल देते हो। क्या करते हो, कितने तुम्हारे नंबर आए हैं, अपॉन में टोटल मार्क, इनटू में क्या करते हो, 100, यानी कि मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन में टोटल मार्क इनटू 100, वही करते हो। तो यहाँ पर अगर मेरे को बेटा एक मॉलिक्यूल दे दिया जाए, जैसे कॉपर सल्फेट दे दिया जाए, ठीक है, या फिर सोडियम क्लोराइड दे दिया जाए, तो आपको क्या करना है, जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम का आपको क्या निकालना है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है। तो सोडियम का मास अपॉन में टोटल मास इनटू में आप 100 कर दोगे। क्या करोगे, परसेंटेज निकालने के लिए मास ऑफ सोडियम एटम, ठीक है, मास ऑफ सोडियम एटम अपॉन में टोटल मास, अपॉन में बेटा जी टोटल मास ऑफ NaCl जो कंपाउंड है पूरा उसका, इनटू में क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। क्या आ जाएगा आपके पास, परसेंटेज कॉम्पोजिशन आ जाएगी। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो किसके बराबर होता है, टोटल वेट ऑफ द एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में एक एलिमेंट का टोटल वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। अगर आपको किसका निकालना है, Na का निकालना है, तो Na का एटम, Na एटम का मास लेंगे। ठीक है, वहीं पे अगर आपको क्लोरीन का बोल दिया जाए तो आप क्या लेंगे, आप एटॉमिक वेट किसका लेंगे, क्लोरीन का लेंगे। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टोटल वेट ऑफ एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में उस पर्टिकुलर एलिमेंट का वेट लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे बेटा किससे, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड के ग्राम मॉलिक्यूलर वेट से आप उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इनटू में आप क्या कर देंगे बेटा, 100 कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाता है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन आ जाती है, जस्ट लाइक परसेंटेज, जैसे परसेंटेज हम निकालते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया है। जल्दी से इस फॉर्मूला को सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे।
चलिए बेटा, अगर ये आपको क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है, तो इसका एक क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो, है ना। आइए एक क्वेश्चन इसका देख लेते हैं हम। यस, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए, तो क्या है यहाँ पर, देखो, कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट इन सोडियम कार्बोनेट। आपको सोडियम कार्बोनेट के अंदर क्या निकालनी है, कॉम्पोजिशन निकालनी है। गिवन दैट आपको रिलेटिव एटॉमिक मास दे रखे हैं बेटा, जो कि जरूरत नहीं है देने की। तो सबसे पहले बेटा हम क्या निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, ठीक है, ऑफ आवर मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू में 23, ठीक है, प्लस में आपके पास कार्बन कितना है, एक ही है, प्लस में ऑक्सीजन कितने हैं, 3 इंटू में 12 है, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पर, 12 प्लस में 106 आपके पास आंसर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है बेटा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है। अब इफ वी वांट टू कैलकुलेट परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन, लेट्स से कार्बन का निकालना है मेरे को परसेंटेज कॉम्पोजिशन, तो मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट जिसका निकालना है कितना है बेटा, 12, है ना, अपॉन में टोटल कितना है, मास 106 है, ठीक है, इनटू में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो आपकी क्या आ जाएगी, परसेंटेज कॉम्पोजिशन आ जाएगी। वैसे ही परसेंटेज कॉम्पोजिशन अगर आपको बेटा सोडियम की निकालनी है, तो सोडियम, 2 सोडियम एटम प्रेजेंट है, एक सोडियम एटम का 23 होता है, तो टोटल जो कॉम्पोजिशन है उस पर्टिकुलर एलिमेंट की इस कंपाउंड के अंदर वो कितनी है, 46 है। तो 46 अपॉन में 106, ठीक है, 46 अपॉन में 106 इनटू में क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, क्या आ गई बेटा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ सोडियम आ गई है। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, आपकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया। चलिए अब इसी के साथ हमने आगे मूव करना है और अगला टॉपिक हमारे पास है बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बताता है, देखिए, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला। ये क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो उसके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता है, पर जो आपका इंपेरिकल फॉर्मूला होता है वो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, वो उसके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में नहीं बताता। जैसे अगर मैं बात करती हूँ बेटा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, जो कि क्या है बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। पर अगर मैं इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकालूं तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई होकर HO बन जाएगा। तो H2O2 का जो सिंपलर फॉर्मूला है, जो इंपेरिकल फॉर्मूला है, वो सिंपलर फॉर्मूला होता है। तो HO क्या हो जाएगा, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, HO क्या हो जाएगा, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर हो रहा है, क्या सभी को समझ में आ रहा है, बोलिए यस और नो। तो यही वाली चीज लिखी हुई है, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला। ये क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है विच गिव्स सिंपलेस्ट रेशियो, जो हमें क्या देता है, सिंपलेस्ट रेशियो देता है इन अ होल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। अब चलिए बेटा, इसी से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इंपेरिकल फॉर्मूला अगर हमें निकालना आया तो किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, देखिए, फाइंड द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विद द परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपको दे रखा है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एक टेबल। यहाँ पर हम मेंशन करेंगे हमारे कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमारे एलिमेंट्स की डिटेल लिखने वाले हैं। एलिमेंट्स की डिटेल मेंशन करने के बाद यहाँ पर बेटा जी हम लिखेंगे जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमको गिवन है, ठीक है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो हमको गिवन है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, उसके बाद हमें उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स का क्या लिखना है, एटॉमिक मास लिखना है। क्या लिखना है, एटॉमिक मास लिखना है, एटॉमिक मास लिखना है। फिर क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास लिखने के बाद बेटा हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। क्या, ठीक है, सभी को समझ में आया, ठीक है, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एटॉमिक रेशियो कहते हैं। क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेशियो कहते हैं। एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करने के बाद हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो। क्या निकालेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये वाला फंडा, ये वाला टेबल आपको ध्यान रखना। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब भी आपको बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना हो, सबसे पहले आपको टेबल बनानी है। टेबल में सबसे पहले एलिमेंट मेंशन करेंगे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो हमें दे रखी होगी वो लिखेंगे, एटॉमिक मास लिखेंगे, एटॉमिक रेशियो लिखेंगे, फिर सिंपलेस्ट रेशियो हम निकालने वाले हैं। तो एलिमेंट्स बेटा जी कौन कौन से हैं हमारे पास, यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ, वी हैव टू एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट जो हमें यहाँ पर दे रखा है वो है जिंक, ठीक है, और दूसरा है बेटा जी क्लोरीन। जिंक का परसेंटेज कॉम्पोजिशन बेटा हमको दे रखा है 47.8% और इसका कितना दे रखा है 52.2%, ठीक है। तो यहाँ पर एटॉमिक मास की अगर मैं बात करती हूँ तो जिंक का कितना होता है 65 होता है, क्लोरीन का कितना होता है
35.5 होता है। कितना होता है? 35.5 होता है। क्या सभी को क्लियर हो रहा है? अब यहां पर हम सिंपली क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। 47.8 को 65 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एंड उसी तरीके से 52.2 को 35.5 से हम क्या कर देंगे बेटा जी, डिवाइड कर देंगे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है इतनी सी बात। वेरी वेरी सिंपल कर देते हैं मैम, है ना। एटॉमिक रेशियो का मतलब समझ में आ गया ना, इसको इससे डिवाइड करना है। 47.8 को डिवाइड करेंगे 65 से, और इसको किससे डिवाइड करेंगे, 52.2 को 52.2 को डिवाइड करेंगे 35.5 से, तो हमारे पास 1.46 आंसर आएगा, और यहाँ पर 0.73 आंसर आएगा। सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए जो भी इन दोनों एटॉमिक रेशियो में से कम वैल्यू होती है उसको दोनों से हम डिवाइड करते हैं टू कैलकुलेट द सिंपलेस्ट रेशियो। एक बार फिर से सुन लो, एटॉमिक रेशियो में दोनों में जो भी वैल्यू कम होती है, लेस होती है, उसको यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग सिंपलेस्ट रेशियो। तो यहाँ पर जब सिंपलेस्ट रेशियो हम निकालेंगे तो 0.73 छोटा है, तो 0.73 से दोनों को डिवाइड किया जाएगा, इसको काटा तो 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 1.46 को भी किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 0.76 से डिवाइड करेंगे। एंड आफ्टर कटिंग, काटने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 2, ठीक है। यानी कि जो सिंपलेस्ट रेशियो हमारे पास आई है वो कितनी आई है, 1:2 आई है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है, तो यहां पर क्या बन जाएगा हमारे पास, ZnCl2, क्लोरीन का रेशियो 2 है, जिंक का 1 है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, एलिमेंट लिया, एलिमेंट के बाद परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो हमें दे रखा है, फिर एटॉमिक मास लेंगे, एटॉमिक मास लेने के बाद एटॉमिक रेशियो लेंगे, फिर सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे, ठीक है। एटॉमिक रेशियो में हमने इसको इससे डिवाइड करा है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन को एटॉमिक मास से डिवाइड करा है, हमारे पास वैल्यू आ गई। फिर क्या करा, एटॉमिक रेशियो को दोनों में से जो भी वैल्यू कम होगी उसको दोनों से डिवाइड करके क्या निकाल देंगे, सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट कर देंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया है। इसी के बाद हमें आगे मूव करना है, और नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है। तो भाई किस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू में n। ये फॉर्मूला आपको भूलना नहीं है। किस तरीके से निकालेंगे बेटा हम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई कर देंगे। n क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट होता है। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट होता है, ये आपको भूलना नहीं है। n की वैल्यू कई बार बच्चे गलत लिख देते हैं, ध्यान नहीं रहता, आपको नहीं भूलना है कि n जो होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट के बराबर होता है। चलिए इतना क्लियर हो गया है, ठीक है। तो हम आगे मूव करते हैं और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन आपको गिवन है यहाँ पर। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड हुज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे रखा है एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला का वेट दे रखा है। तो जो जो चीजें गिवन है पहले हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें दे रखी है आपको, एम्पिरिकल फॉर्मूला का वेट दे रखा है, लिख लेते हैं यहाँ पर। एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट, एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट कितना है बेटा, 83 है। एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट कितना है, 83 दे रखा है आपको, ठीक है। एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे रखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको गिवन है, फॉर्मूला आपको गिवन है, कितना दे रखा है, C8H6 and O4। अभी बेटा जी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू में n के बराबर होता है, और यहाँ पर आपसे पूछ ही क्या लिया, आपसे एम्पिरिकल फॉर्मूला ही पूछ लिया है। तो हम फिर से यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला के हिसाब से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है किसके बराबर है, n इंटू में एम्पिरिकल फॉर्मूला, n इंटू में एम्पिरिकल फॉर्मूला के बराबर है। हमको बेटा जी एम्पिरिकल फॉर्मूला चाहिए, हमें क्या चाहिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला चाहिए। तो मैं क्या करूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को n से अगर डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। क्या सभी को क्लियर है, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। अब ये n क्या था, ये n क्या था, अभी मैंने आपको बताया बेटा, है ना। अभी मैंने आपको याद करवाया, क्या याद करवाया, मैंने कहा था कि भूलना नहीं है इसको। जो n की वैल्यू है हमारे पास इस फॉर्मूला में, ये जो n से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये n क्या है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट है। क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एम्पिरिकल
एम्पिरिकल फॉर्मूला का क्या है, वेट है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है सभी को, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर हम निकालेंगे किसका, C8H6 एंड O4। ठीक है, चलिए निकालते हैं। C6H, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर निकालते हैं। C8H6 एंड O4। आपको पता है कार्बन का 12 है, 8 यहाँ पर कार्बन दे रखे हैं हमारे पास। ठीक है, 1 इंटू में 6 और कितना हो जाएगा, 16 इंटू में 4 हो जाएगा। ये 166 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो n की वैल्यू आई वो 166 अपॉन में एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट आपको गिवन है बेटा कितना, 83 गिवन है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आंसर हमारे पास आएगा, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई है 2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना दे रखा है हमको, C8H6 एंड O4 है ना, को n यानी कि 2 से डिवाइड कर दिया, तो सबको आप हाफ ऑफ कर देंगे, तो C4H3 एंड O2। ये मेरे पास क्या बन गया बेटा, एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, क्या सभी को समझ में आया, क्लियर हो गया है। ठीक है, सो ये था हमारे आज के सेशन का लास्ट टॉपिक। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले माइंड मैप के अंदर, तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।